आज की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका ने रशिया यूक्रेन युद्ध को मोदी का युद्ध बताया है, मोदीज वॉर, और यह कहा है कि मोदी रशिया से कच्चा तेल खरीदकर उसकी वॉर मशीनों को फंडिंग दे रहे हैं। एक बहुत बड़ा बयान है जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, निंदा हो रही है। लेकिन यह सवाल है कि जब यूक्रेन को हथियार अमेरिका से मिल रहे हैं, पैसे अमेरिका से मिल रहे हैं, सारी खुफिया जानकारी अमेरिका से मिल रही है, आर्थिक पैकेज अमेरिका से मिल रहा है, तो फिर ये यूक्रेन युद्ध मोदी का युद्ध यानी मोदीज वॉर कैसे हुआ? क्या इसे ट्रंप्स वॉर यानी ट्रंप का युद्ध नहीं कहना चाहिए? यह बयान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने ब्लूमबर्ग को एक इंटरव्यू में दिया है। और ये वही पीटर नवारो है जिन्होंने रशिया से कच्चे तेल खरीदने के लिए भारत पर 50% टैरिफ लगाने का आइडिया राष्ट्रपति ट्रंप को दिया था। और अब यही साहब क्या कह रहे हैं कि अगर मोदी रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं करते तो इसका मतलब यह होगा कि रशिया अपनी वॉर मशीनों को भारत के पैसे से चला रहा है और यह यूक्रेन युद्ध पुतिन का युद्ध नहीं बल्कि यह मोदी का युद्ध है। पहले इनको सुनिए जरा, अब खोलते हैं इन लोगों का जरा कच्चा चिट्ठा और आपको बताते हैं कि सच्चाई क्या है। पीटर नवारो की इस दलील में भारत के खिलाफ एक नफरत दिखती है और यही वो शख्स है जो लगातार डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में भारत के खिलाफ बातें भर रहा है और जो नाम इन्हें वेस्टर्न मीडिया दे रही है वो है मैडमैन बिहाइंड मैडमैन। भारत ने कभी भी रशिया यूक्रेन युद्ध का समर्थन नहीं किया और हमने हमेशा से शांति की अपील की है। जिस वक्त ये युद्ध शुरू हुआ था उस वक्त बिना वक्त गवाए मार्च 2024 में भारत के विदेश मंत्रालय ने इस युद्ध की निंदा की थी। क्या कहा था वो मैं आपको पढ़कर बताती हूं और इसे जरा पीटर नवारो भी ध्यान से सुन ले। भारत यूक्रेन के हालिया घटनाक्रमों से बेहद चिंतित है। हम तत्काल तनाव कम करने का आह्वान करते हैं और सभी पक्षों से संयम बरतने और बातचीत में शामिल होने की वकालत करते हैं, अपील करते हैं। सुरक्षा परिषद और महासभा में हमारे वक्तव्यों में तत्काल युद्ध विराम और फंसे हुए नागरिकों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है। ये 15 मार्च 2022 की हम आपको दिखा रहे हैं जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, भारतीय विदेश मंत्रालय ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये पूरी बात कही है। तो ये मार्च 15, 2022 का जैसे ही इस युद्ध की शुरुआत हुई थी तब का ये स्टेटमेंट है। उस वक्त भारत ने ना सिर्फ यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन किया बल्कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के पहले ऐसे नेता बने जिन्होंने 16 सितंबर 2022 को समरकंद के एससीओ समिट में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से आमने सामने की बातचीत में यह कहा कि ये युद्ध का युग नहीं है। जरा इसे भी सुनिए। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। हकीकत तो यह है कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 के एससीओ समिट में यूक्रेन युद्ध का विरोध किया, ये 2022 के ही एससीओ समिट की बात है, पश्चिमी देशों ने की थी पीएम मोदी की जमकर तारीफ। यूक्रेन इन्वेजन, मैक्रोन एंड यूएस साइट मोदीज नॉट एरा ऑफ वॉर रिमार्क टू पुतिन। आप सोचिए कि यूक्रेन इन्वेजन पर ये पश्चिमी मीडिया ही था जो ये बता रहा था कि चाहे वो फ्रांस के मैक्रोन हो या अमेरिका हो, दोनों ये कह रहे थे कि मोदी भी कह रहे हैं इट इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, यानी ये युग नहीं है युद्ध का। पीएम मोदी वाज राइट, पीएम मोदी सही है। ये इमैनुअल मैक्रोन कह रहे थे, फ्रांस के राष्ट्रपति, नॉट एन एरा ऑफ वॉर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस नॉट एन एरा ऑफ वॉर को तमाम पश्चिमी मीडिया ने हाईलाइट किया था, हेडलाइंस बनाया था और चाहे वो फ्रांस हो, अमेरिका हो, तमाम देशों ने उसकी प्रशंसा की थी, जिसमें सबसे ज्यादा यूएन चीफ गुतेरेस says he fully supports PM Modi's not an era of war। यानी यूएन तक ने प्रधानमंत्री के इस बयान की प्रशंसा की थी और इससे एक आधार बना था
इससे एक आधार बना था, क्योंकि सितंबर 2022 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये युद्ध का युग नहीं है। जबकि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने भी खुद इस बात को दोहराया। पीटर नवारो साहब ये सब भुला देते हैं, लेकिन अब आपको वो सबूत दिखाते हैं जिनसे ये पता चलता है कि अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का युद्ध है, यानी दिस इज ट्रंप्स वॉर। चलिए एक एक सबूत आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाएंगे, जिससे आपके सामने ये तस्वीर साफ होगी कि हम इसे क्यों कह रहे हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप का युद्ध है। यूक्रेन को अमेरिकी आर्थिक मदद, ये जो 11,54,000 करोड़ रुपए मिलते हैं, हथियार खरीद में खर्च किए जाते हैं। ये सोर्स भी आपको बता रहे हैं, नीचे सोर्स है कियल इंस्टीट्यूट फॉर वर्ल्ड इकोनॉमी। तो जर्मनी का एक मशहूर थिंक टैंक है जिसका नाम है कियल इंस्टीट्यूट फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी। इसकी रिपोर्ट कहती है कि 24 जनवरी 2022 से 30 जून 2025 के बीच अमेरिका ने यूक्रेन को 11,54,000 करोड़ रुपए, जो आप देख रहे हैं, ये आर्थिक मदद दी है। और इसमें 56% पैसा कहां खर्च हुआ? सिर्फ हथियार खरीदने के लिए दिया गया। तो ट्रंप साहब, क्या आपके डॉलर से ये युद्ध नहीं चल रहा है? ये तो डायरेक्ट कनेक्शन है। अमेरिका ने साल 2022 से अब तक यूक्रेन को 6.5 लाख करोड़ रुपए की मिलिट्री एड दी है। हम अगर ह्यूमैनिटी के लिए, अगर वहां पर लोगों के लिए मदद दी जाए, हम भी दवाएं भेजते हैं, भारत भी दवाएं भेजता है यूक्रेन में, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बता रहे हैं आपको मिलिट्री एड। तो देखिए 6.5 लाख करोड़ की मिलिट्री एड दी है, 4,65,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी है और ह्यूमैनिटेरियन एड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मानवीय सहायता के लिए अगर वो 34,437 करोड़ रुपए दिए हैं तो वो अपनी जगह पर ठीक है। लेकिन सैन्य सहायता कितनी है? 56.3%। आर्थिक मदद कितनी है? 40% के आसपास। मानवीय सहायता कितनी है? ये देख लीजिए, ये है अमेरिका की पोल। यह बताता है कि जब बात ह्यूमैनिटेरियन हेल्प की होती है, मानवीय सहायता की होती है, कि जो लोग युद्ध से प्रभावित हैं, तब देखिए पाई चार्ट कैसे बढ़ जाता है। उधर लाल ही लाल रंग दिख रहा है जब सैन्य सहायता के लिए, हथियारों के लिए पैसा देता है अमेरिका। जब वो आर्थिक मदद देते हैं तब भी मामला काफी 40% के ऊपर दिख रहा है। लेकिन जब मानवीय सहायता की बात आती है तो देखिए 3.2% डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उनकी सोच। अमेरिका कहता है कि भारत रशिया से कच्चा तेल खरीद रहा है, इसीलिए ये मोदी का युद्ध है। लेकिन जरा इसका भी कच्चा चिट्ठा आज आप देख ही लीजिए। साल 2022, साल 2023 और साल 2024 के 3 सालों में भारत ने रशिया से 14,20,000 करोड़ रुपए का कच्चा तेल, गैस और बाकी सामान खरीदा। लेकिन इन्हीं 3 सालों में यूरोपियन यूनियन ने 27,76,000 करोड़ रुपए का, ये देखिए। और इसीलिए हम कह रहे हैं, ये देखिए ना मैप, अगर आप रशिया से यूरोपियन यूनियन का देखेंगे तो यूरोपियन यूनियन का जो आयात है, जो वो इंपोर्ट कर रहे हैं, वो भारत से कहीं ज्यादा है। 27,76,000 करोड़ रुपए, जिसका वो कच्चा तेल ही खरीद रहे हैं, नेचुरल गैस ही खरीद रहे हैं और बाकी सामान भी खरीद रहे हैं, जो भारत से दोगुना है। 14 और सीधा 28 के आसपास ये नंबर आ जाता है। दोगुना यूरोपियन यूनियन इस वक्त खरीद रहा है। अमेरिका इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन खुद उसने भी रशिया के साथ व्यापार को बंद नहीं किया है। जब से रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तब से इन 3 सालों में अमेरिका ने रशिया से 2,11,000 करोड़ की खरीद की है। 2,11,000 करोड़ की ये खरीद की है। और ये वर्ष 2022 से, जब से युद्ध शुरू हुआ है, 3 सालों की बात हम बता रहे हैं, 2,11,000 करोड़ की। क्या क्या खरीदा है? फर्टिलाइजर्स, यूरेनियम, प्लूटोनियम, पैलेडियम, ये सब कुछ खरीदा। और सोचिए, अमेरिका के साथ व्यापार करके रशिया ने जो पैसे कमाए हैं, क्या वो पैसे रशिया ने युद्ध में खर्च नहीं किए होंगे? ब्रिटेन की एक मशहूर कंपनी है अर्स्ट एंड यंग, EY की नई रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2038 तक भारत परचेजिंग पावर के मामले में चाइना के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। चाइना के बाद इंडिया, और हम अमेरिका और यूरोप से आगे निकल जाएंगे।
जब किसी देश की जीडीपी को परचेजिंग पावर में गिनते हैं तो यह देखा जाता है कि वहां के लोग अपनी करेंसी में कितनी चीजें खरीद सकते हैं। परचेजिंग पावर, जैसे अमेरिका के अगर आप देखिए तो मैकडॉनल्ड्स का बर्गर अगर $2 का मिलता है, लेकिन भारत में इतने ही $2 में 3 बर्गर्स आ सकते हैं। यानी परचेजिंग पावर के मामले में भारत का साइज बड़ा है और 2038 तक ये इतना बड़ा हो जाएगा कि हम अमेरिका से भी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। और हमारी परचेजिंग पावर बढ़ने के 4 मुख्य कारण होंगे। ये अर्स्ट एंड यंग की रिपोर्ट है जिसके आधार पर हम ये स्टोरी आपको दिखा रहे हैं। क्या करें? पहली वजह जो बताई गई है, भारत में लोग ज्यादा बचत करते हैं, सेविंग्स, और इनमें भी महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान है जो थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर बचत करती है। दूसरा, भारत में निवेश दर काफी अच्छा है। तीसरा, हमारी जनसंख्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, ये हमारे लिए एक एसेट इस मामले में साबित होगा। और चौथा, हमारे देश में सरकारी खर्च की स्थिति भी ठीक ठाक है, जिसकी वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था निरंतर बनी हुई है और पिछली तिमाही में हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट 7.4% रहा है। जब अमेरिका यूक्रेन युद्ध को मोदी का युद्ध बता रहा है, तब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात की तारीख भी सामने आ गई है। 1 सितंबर को चीन के त्यानजिन शहर में एससीओ समिट के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी और ऐसा कहा जा रहा है कि इसी द्विपक्षीय वार्ता में राष्ट्रपति पुतिन अपने भारत दौरे को लेकर आधिकारिक जानकारी दे सकते हैं। इस बार का एससीओ समिट पूरी दुनिया में हेडलाइंस बनने वाला है, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति पुतिन, राष्ट्रपति शी जिनपिंग, हमारे प्रधानमंत्री एक मंच पर होंगे। और जब पूरी दुनिया इन तीनों नेताओं को एक साथ देखेगी तो इसके कई मायने होंगे। पहला, इससे ये संदेश जाएगा कि रशिया पूरी तरह से अलग थलग नहीं है। दूसरा, इसे भारत और चाइना के रिश्तों में भी एक नया पड़ाव शामिल होगा। तीसरा, एससीओ के मंच को पश्चिमी देशों के विकल्प वाले मंच की तरह देखा जाता है और ऐसे में जब भारत, चाइना, रशिया यहां साथ दिखेंगे तो इससे यह संदेश जाएगा कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देश अब अपनी शर्तों पर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था चाहते हैं। चौथा, रशिया चाहता है कि भारत और चाइना उसके तेल गैस के सबसे बड़े खरीदार बने रहे और अगर इस क्षेत्र में तीनों देशों के बीच नई ऊर्जा नीति बनती है, एक नया ऊर्जा समझौता होता है, तो इससे रशिया पर पश्चिमी प्रतिबंधों का जो असर है वो कम हो जाएगा। और आखिर में एक ही मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग का आना यह संकेत देगा कि अमेरिका इंडो पैसिफिक गठबंधन संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एशिया में एक बड़ा काउंटर ब्लॉक भी खड़ा हो रहा है जिससे अमेरिका पर ही दबाव आएगा। हालांकि यहां कुछ देश ये कहेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति पुतिन से मिलकर यूक्रेन युद्ध में उनका साथ दे रहे हैं, तो उन लोगों को हम कहना चाहते हैं कि रशिया के साथ भारत के रिश्ते आज के नहीं हैं। रशिया सोवियत संघ के जमाने से हमारा मित्र देश है और बड़ी बात यह है कि जब राष्ट्रपति ट्रंप अलास्का में राष्ट्रपति पुतिन से मिल सकते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति पुतिन से क्यों नहीं मिल सकते, जबकि हमारे तो रशिया के साथ ऐतिहासिक संबंध रहे। भारत ने जापान के साथ साल 2024-25 में 2,13,000 करोड़ रुपए का व्यापार किया था और आज भी भारत में जापान की 1,434 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं और 5,205 बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स भी भारत में जापान के हैं। तो इस रिश्ते की गंभीरता को आप समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जापान के लिए रवाना हो रहे हैं। इसके अलावा जापान भारत में विदेशी निवेश करने वाला 5वां सबसे बड़ा देश है। निवेश के नजरिए से अगर आप देखिए तो 5वां भारत में सबसे ज्यादा निवेश करने वाला देश जापान है, जिसने अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 के बीच 3,71,000 करोड़ रुपए भारत में निवेश किए हैं। और हमारे देश में मुंबई से अहमदाबाद के बीच जिस बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है उसमें जापान की भूमिका बहुत अहम है। तो जो सबसे पहला सवाल हमने देश की जनता से इस सर्वे में पूछा था, जो आपके लिए बहुत दिलचस्पी वाला सवाल होगा, वो है इंडिया टुडे के सर्वे में मोदी की पकड़ मजबूत है, ये सबसे बड़ी हेडलाइन है इसकी। लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का प्रदर्शन तो 34% कह रहे हैं बहुत अच्छा, अच्छा कहने वाले 24% हैं, 13% इसे औसतन मान रहे हैं। तो अच्छे वाले और एवरेज मानने वाले कैटेगरी में आप देख रहे हैं कि लगभग
58% प्लस ये 13% जोड़ सकता है। लेकिन खराब और बहुत खराब मानने वाले, खराब वाले 13% हैं और बहुत खराब मानने वाले 14% हैं। तो कुल 27% जो लोग इस सर्वे में शामिल हुए उन्हें खराब या बहुत खराब प्रदर्शन लगा। अब जो अगला सवाल हमने पूछा है, सरकार के तौर पर एनडीए का प्रदर्शन आपको कैसा लगा? तो संतुष्ट या बहुत संतुष्ट वाले 52% थे, असंतुष्ट या बहुत असंतुष्ट वाले 27% थे। जो अगला सवाल हमने इस सर्वे में पूछा, अगले प्रधानमंत्री के तौर पर आप किसको देखना चाहते हैं? तो 52% लोग कह रहे थे नरेंद्र मोदी को। आंकड़ा पलट दीजिए, 25% लोग कह रहे थे राहुल गांधी का नाम। मोदी के बाद बीजेपी में पीएम पद के लिए सबसे बेहतर दावेदार आपकी नजर में कौन है? तो सबसे आगे है गृह मंत्री अमित शाह, 28% वोटों के साथ सबसे आगे है अमित शाह। उसके बाद योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बहुत करीब 2% के गैप पर 26% पर है। और नितिन गडकरी तीसरे नंबर पर 7% के साथ है मुख्यमंत्री। अगर आज लोकसभा चुनाव हो तो किसको कितनी सीटें आएंगी ये देख लीजिए। लोकसभा में किसको कितनी सीटें? तो एनडीए को 324, 11 सीटें अन्य को और 208। पिछली बार के परफॉर्मेंस से 2024 से ये आंकड़ा काफी आगे बढ़ता हुआ अगर आज चुनाव हुए तो। अब अगला नंबर आपको दिखा देते हैं, लोकसभा में किसको कितनी सीटें आ रही हैं। तो कितना वोट शेयर? 47% एनडीए का वोट शेयर, 12 अन्य का और इंडिया गठबंधन का 41, यानी 6% का गैप दोनों के बीच में दिख रहा है। अब अगला आंकड़ा पार्टी वाइज भी आपको दिखा देते हैं कि पार्टी को कितनी सीटें आएंगी, क्योंकि पार्टी के नजरिए से देखिए तो बीजेपी जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 240 सीट लाई थी, वो 260 सीट पर पहुंच रही है। बहुमत के आंकड़े से अभी भी 13 सीट दूर है। 186 अन्य को और 97 कांग्रेस पार्टी को, जो 99 सीटें उनको आ रही थी वो अब घटकर हो गई हैं 97। 2 सीटों की मामूली गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है। और ये है आखिरी जिसमें आप वोट परसेंटेज देख रहे हैं। 41% वोट्स बीजेपी को जाते हुए पार्टी वाइज हम दिखा रहे हैं। 21% जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ। ये कांग्रेस पार्टी को है, इसको ठीक कर लीजिएगा। और ये अन्य को जाता हुआ आपको दिख रहा है। तो ये है इंडिया टुडे सी वोटर का सर्वे कि अगर आज हो देश में चुनाव तो किसकी बनेगी सर। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस दिन यह हादसा हुआ है उस दिन जम्मू कश्मीर में बारिश ने 115 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौसम विभाग के मुताबिक माता वैष्णो देवी हादसे वाले दिन यानी 26 अगस्त मंगलवार की सुबह 8:30 बजे से बुधवार की सुबह 8:30 बजे तक 380 मिलीमीटर बारिश हो गई। इस बारिश ने साल 1910 में 24 घंटे के अंदर 270 मिलीमीटर बारिश होने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि जम्मू में अगस्त महीने में औसतन 403 मिलीमीटर बारिश होती है। आप सोचिए 380 मिलीमीटर बारिश तो वैष्णो देवी हादसे वाले एक दिन में हो गई। ऐसा नहीं है कि मौसम विभाग ने चेतावनी नहीं दी थी, सच यह है कि इस चेतावनी को अनसुना कर दिया गया। धार्मिक यात्रा को लेकर प्रशासन हो, श्राइन बोर्ड को और सावधानी बरतनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस हादसे के बाद यात्रा ना रोके जाने को लेकर लोगों में गुस्सा है और पीड़ितों के पास अपनों को खोने के दर्द के अलावा कुछ नहीं बचा है।